Good evening, everyone. My voice audible finally? Please reply in the chat box. Okay. So can we begin with the session? Took a lot of your time. There was some problem in the settings. So are we good to go? Please reply in the chat box. Are we good to go? Okay. It's a new platform that we have taken up, and I think that glitch was because of that, because we are just getting used to this one. So, Preeti ma'am, am I audible? Is my screen visible? Can I begin with the session? Because I cannot see the chats. Okay. But the screen is stopping on its own. So how to do that? Just bear with us for some time. We are coming up with a new platform. So I think I cannot chat with you anymore. Just give me a thumbs up if you can hear me so that I can begin with the session without any further delay. Just give me a thumbs up. I can see the thumbs up and all. I cannot see anything else. Oh, thank you so much. So let's begin with the session. Just I'm really sorry for the delay. So very important topic that we are about to deal with today, lesson plan. And thank you for being there so patiently. So अब ज्यादा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते और मुद्दे पे हम लोग आते हैं. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है लेसन प्लान. और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत डिजायर्ड टॉपिक भी है, क्योंकि व्हेन आई कम अक्रॉस एजुकेटर्स एंड टीचर्स ऑल अक्रॉस, सब
लेसन प्लान को लेके बहुत कंफ्यूजन रहता है। सब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम लोग बहुत साल से इन्वॉल्व हैं, बट व्हेन इट कम्स टू मेकिंग अ लेसन प्लान तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि क्यों बनाना है, कैसे बनाना है। तो आज हम लोग लेसन प्लान के ऊपर एक डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि शायद हम लोग का माइंड में ये मोटिवेशन आए दैट वी कैन नॉट मूव विदाउट अ लेसन प्लान। और लेसन प्लान सिर्फ बनाने के लिए नहीं बनाना है। जैसे कि हम लोग पहले क्या करते थे कि एक लेट मी सी माय, बिकॉज दिस इज अ न्यू प्लेटफॉर्म, सो मेनी थिंग्स आर न्यू फॉर मी आल्सो। सो just keep giving me a thumbs up so that I know that you are able to listen to me. Am I clear to you till now? Thank you so much. Okay. सो जब हम लोग पहले लेसन प्लान की बात किया करते थे तो एक ऐसा लेसन प्लान हमारे जहन में आया करता था, ठीक है, कि जिसमें सब्जेक्ट, कोर्स, लेसन टाइटल, लेसन ड्यूरेशन। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, टीचिंग एड्स में जा करके सबसे पहले हम लोग उसमें ग्लोब और पेपर, बोर्ड, ये सारी चीजें लिखते थे। लेकिन आज इस सेशन के बाद आपको समझ में आएगा कि वो दिन गए जब हम लोग उस तरीके से लेसन प्लान बनाया करते थे। और बहुत से एजुकेटर्स के लिए बहुत टफ है, जबकि उनकी क्लास में टीचिंग लर्निंग बहुत अच्छी है, बट स्टिल उनके लिए बहुत टफ है। सो होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस सेशन वील मेक इट अ लिटिल सिंप्लीफाइड फॉर यू। एंड आवर लेसन, सबसे पहली जो बात समझनी है कि आवर लेसन प्लान इज नो मोर द सेम लेसन प्लान दैट वी यूज्ड टू मेक इन बीएड डेज और वी इनिशियली यूज टू मेक। बहुत सारा चेंजेस इसमें है क्योंकि अगेन 21st सेंचुरी लर्नर्स के साथ हम डील कर रहे हैं। सो पोस्ट एनईपी, स्पेशली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद मॉडिफिकेशंस हुए हैं, और ऐसा कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है जो कि हम टीचर्स नहीं कर सकते हैं या हम इम्बाइब नहीं कर सकते हैं या हम उसको नहीं डाल सकते। एंड टुडे इन द सेशन वी विल डिस्कस व्हाट दीज चेंजेस आर एंड हाउ कैन वी ट्रिकल द गाइडलाइंस ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इनटू आवर लेसन प्लान वेरी इजीली, वेरी सिंपली, स्टेप बाय स्टेप। एंड सो इन ऑर्डर टू ड्राफ्ट अ इफेक्टिव लेसन प्लान, हमें एक लेसन प्लान नहीं सिर्फ बनाना है, हमें एक इफेक्टिव लेसन प्लान, एक फंक्शनल लेसन प्लान बनाना है जिसमें हर तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की गाइडलाइंस आपको दिखे। सो सबसे पहले सेशन को बिगिन करने के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है कि हम समझें कि लेसन प्लान बनाना आखिर जरूरी क्यों है। क्योंकि बहुत से एजुकेटर्स दे आर नॉट कन्विंस्ड कि लेसन प्लान की जरूरत होती है या नहीं होती है। शायद इस सेशन के बाद आपको लगे कि अगर लेसन प्लान बना लिया जाए तो ज्यादा आसानी होगी। सो जैसे कि कोई भी घर अगर बनाना है, जस्ट अ सेकेंड, अगर हम कोई घर बनाते हैं तो पहले हम उसका नक्शा बनाते हैं ना, कि यहाँ पे ड्राइंग रूम होगा, यहाँ पे रसोई घर होगा, यहाँ पे पूजा घर होगा, यहाँ पे सीढ़ी होगी। अगर हम लोग किसी भी प्लान के बिना चले तो सोचिए कि वो घर किस तरीके का बनेगा। सिमिलरली अगर हमको एकेडमिक सेशन बनाना है तो हमें हमें हर चीज की प्रिपरेशन करते हैं कि अप्रैल में क्या करना है, मई में क्या करना है। सो एक वी हैव अ प्लान। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टारगेट होता है, टू स्टैंड बिफोर द स्टूडेंट्स एंड गिव देम न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड टीच देम something very important, तो वो that cannot be without a plan. So lesson plan का importance ये that the teachers and the educators, that we are master of our material. When we are standing before our kids, we are very confident कि क्या करना है। इसके लिए lesson plan जो सबसे पहले जो हमें जो चीज देता है वो है हमारा, it gives us guidance and structure. गाइडेंस एंड स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी भी डेस्टिनेशन के ऊपर अगर हमें पहुंचना है, फॉर एग्जांपल एनी हाउस वी हैव टू रीच, तो हम लोग क्या करते हैं, गूगल मैप चाहिए। तो अगर हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की गाइडलाइंस को अपने करिकुलम में ट्रिकल डाउन करना है तो हमें एक रोड मैप चाहिए। अब वो रोड मैप कैसे होगा, लेसन प्लान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल बिकॉज इट कवर्स द एकेडमिक्स। तो अगर हमें एकेडमिक्स के थ्रू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को प्राप्त करना है तो हमारा लेसन प्लान एक रोड मैप की तरह काम करेगा। आपके लेसन प्लान में ही नजर आने लगेगा कि अच्छा, द गाइडलाइंस ऑफ लेसन प्लान्स आर राइट हियर। सो एक लेसन प्लान हमें क्या देता है, गाइडेंस एंड स्ट्रक्चर, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि वो आउटलाइन करता है व्हाट विल बी टॉट। सबसे पहला कि अगर ये लेसन प्लान है तो ये प्लांट के ऊपर एक चैप्टर पढ़ाना है, या फिर आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है, वाटर साइकिल पढ़ाना है, सोलर सिस्टम पढ़ाना है, हाउ इट विल बी टॉट, जो लेसन प्लान आपको बताए। वी आर जस्ट डिस्कसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान सो दैट एक यूनानिमिटी आ जाए कि सबको लेसन प्लान बनाना जरूरी क्यों है, और वी आर एबल टू बी कन्विंस्ड एंड मोटिवेटेड टू मेक वन। सो और क्या पढ़ाना है, हाउ इट विल बी टॉट, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज क्या होगी। जब टीचर क्लासरूम में पहुंचते हैं तो फर्स्ट 10 मिनट्स क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट आज के बच्चों के साथ क्या है, मोबाइल का दौर है,
इंफॉर्मेशन रिच एनवायरनमेंट वाले बच्चे हैं, आपसे पहले उनको पता चल जाता है, आपसे ज्यादा उनको पता चल जाता है, तो यू शुड नो कि हम उनका अटेंशन अपने तरफ कैसे लें। तो सबसे पहला जो लेसन प्लान में हम ये देखते हैं कि सीक्वेंसिंग ऑफ एक्टिविटीज की फर्स्ट 10 मिनट्स में हम क्या आइस ब्रेकिंग करेंगे, बच्चों का ध्यान अपने तरफ कैसे आकर्षित करेंगे, एंड फिर एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच वो कंटेंट को डिलीवर करने की, एक बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड कि इस मोमेंट में ये करना है, इसके बाद ये करना है, बिकॉज नाउ वी नो आवर स्टूडेंट्स हाउ दे विल बी एबल टू लर्न। क्योंकि आज के बच्चे कुछ भी नहीं, ए फॉर एप्पल आप बोलेंगे तो उनको ए फॉर एरोप्लेन जानना है। तो उस तरीके के बच्चों के लिए वी नीड टू हैव अ वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच एंड इंश्योर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक लेसन प्लान की कि इंश्योर करना है कि जो आपका इंस्ट्रक्शनल टाइम है, यानी कि 40 मिनट जो आप क्लास में देते हैं, 45 मिनट देते हैं, वो इफेक्टिवली यूज हो रहा है। ऐसा ना हो कि उस 40 मिनट में जो आपने टारगेट सोचा हुआ था कि ये आज हो जाना है, वो हुआ ही नहीं। तो लेसन प्लान का अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि वो इंस्ट्रक्शनल टाइम को इफेक्टिवली यूज करने के लिए मदद करता है। ये सारी चीज किस चीज के अंदर आती है? गाइडेंस एंड स्ट्रक्चर पे। द सेकेंड पॉइंट इज अलाइनमेंट विद करिकुलम स्टैंडर्ड। बिल्कुल रिलैक्स होकर के इस सेशन को सुनिएगा। इसमें वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि हाउ टू ड्राफ्ट। अभी तो पहले हम लोग इंपॉर्टेंस को समझेंगे, इसके एसेंशियल कंपोनेंट्स को समझेंगे, एंड देन वी विल कम अप टू एग्जांपल्स कि प्रीवियस नॉलेज कैसे लिखना है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखना है, टीचिंग एड्स कैसे चुनना है। सो द सेकेंड पॉइंट इज कि लेसन प्लान क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये अलाइनमेंट करता है विद करिकुलम स्टैंडर्ड्स। अब इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो भी हमारी है, जो भी हम क्लास में, हम सीबीएसई स्कूल का पार्ट है, तो सीबीएसई की अपनी बहुत सारी ऑब्जेक्टिव्स है। फॉर एग्जाम्पल कि मेक इट एक्सपीरियंशियल, कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम करना है, बच्चों में वैल्यूज भी डालना है, कोर कॉन्सेप्ट अच्छे से डिकोड हो जाए। तो ये सब इंस्ट्रक्शनल जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो करिकुलम स्टैंडर्ड से अलाइनमेंट में हो। ऐसा ना हो कि हम सीबीएसई स्कूल के टीचर्स तो हैं बट कुछ और ही अपने इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज को हमने किया हुआ है। दैट शुड बी इन अलाइनमेंट विद द करिकुलम स्टैंडर्ड्स। जो इतनी सारी ट्रेनिंग हम करते हैं 50 घंटे की, तो ये 50 घंटे की ट्रेनिंग के बाद हमें पता चल जाता है कि व्हाट सीबीएसई वांट्स फ्रॉम अस। सो वी हैव टू मेक श्योर कि कुछ उसका एसेंस हम जरूर अपने लेसन प्लान में डालें, ताकि जो विजन है सीबीएसई का वो हमारे बच्चों तक पहुंच जाए, एंड बिकॉज वी आर द टॉर्च बेयरर ऑफ एनी सीबीएसई स्कूल। तो और यहाँ पे हम लोग सारे पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं। हर लेसन प्लान में हर चीज हो नहीं सकती है, बट एसेंस जरूर डालना है हर चीज का, जहां भी पॉसिबल हो उसको ट्रिकल जरूर कराना है। एंड लर्निंग गोल्स सेट बाय एजुकेशनल अथॉरिटीज आपको बताती है। अब कुछ स्कूल्स चाहते हैं कि मेरा जो बच्चा है वो सारा बच्चा स्पोकन इंग्लिश में उसकी अच्छी हो। कुछ स्कूल्स चाहते हैं कि मेरा जो बच्चा है वो डिजिटली बहुत लिटरेट हो, या ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो कल्चरली बहुत कॉम्पिटेंट हो, ग्लोबली अवेयर हो। सबकी सीबीएसई से अलाइन करते करते सारे हर स्कूल की अपनी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे लेसन प्लान में, क्योंकि वही लेसन प्लान आप लेके बच्चों के साथ जा रहे हैं, तो वो अलाइनमेंट में हो। जो सीबीएसई कह रहा है, जो आपका स्कूल कह रहा है, और जो भी स्कूल का टारगेट है, वो आपके लेसन प्लान के थ्रू ही प्राप्त होगा आपके स्कूल को। So we have to make sure कि alignment with curriculum standards हो। The third is differentiation and adaptation। अब जब भी हम एक लेसन प्लान को डिजाइन करते हैं, और अगर आप बहुत अच्छे से वेल प्लान करते हैं, तो ये अलाउ करता है टीचर को, हम लोगों को, कि हम अपनी इंस्ट्रक्शंस को डिफरेंशिएट करें बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स डाइवर्स नीड्स एंड एबिलिटीज। अब कुछ बच्चे आपके क्लास में स्लो लर्नर्स होंगे, कुछ फास्ट लर्नर्स होंगे, कुछ स्टिमुलेटेड होंगे, किन्हीं को बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत होगी। तो ये आपको लेसन प्लान एक ऐसा बैलेंस बनाना है कि सारे स्टूडेंट्स की चीजों को बैलेंस किया जाए। जो बहुत स्लो है उनका भी स्पीड बीच का हो, जो फास्ट है उनको भी हम लोग थोड़ा सा टेम डाउन करें। ऑडिटरी है, काइनेस्थेटिक है, विजुअल है, बिकॉज आई एम गिविंग यू इन्फॉर्मेशन कि क्या क्या चीज हमें लेसन प्लान में हमें देती है, दे सकती है। सो ऑल दीज थिंग्स आर टू बी केप्ट इन माइंड। और हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एडिशनल सपोर्ट पहुंचाती है। जब हम लोग क्लास में एडुकेटर्स की तरह होते हैं, तो इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी इजी टू टेल अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन अ क्लासरूम, तो कभी मिसबिहेवियर होगा, कभी कुछ बुली होगा, कभी किसी तरह का क्योस होगा। तो उस केस में टीचर भूल जाते हैं कि हम लोगों का आज ऑब्जेक्टिव क्या था क्लास में। यहाँ पे लेसन प्लान आपको सपोर्ट की तरह काम करती है, बिकॉज यू नो that your plan is in your hands. So even if you get a little bogged down with a lot of things, you have the plan in your hand and you can start again with that plan. So इसमें भी बहुत मदद करती है कि you are prepared. Even if a lot of things are distracting you, you are prepared with a plan. Please give me a thumbs up if you are able to hear me.
Thank you so much. That's a relief because I cannot see the chat box. So, okay. Thank you. Thank you. Thank you. Let's. So, रिसोर्स मैनेजमेंट तो एक लेसन प्लान क्या क्या इंक्लूड करता है, लिस्ट ऑफ मटेरियल्स उसके पास होते हैं, उसके रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि अब अगर आप टीचिंग एड की बात करें तो उसमें मैप आप यूज करेंगे, ग्लोब यूज करेंगे, माइक्रोस्कोप यूज करेंगे, बीकर यूज करेंगे, किसी एजुकेशनल ऐप का नाम बताने वाले हैं, कोई एजुकेशनल वेबसाइट का नाम बताने वाले हैं, कोई एक्सरसाइज या रिइंफोर्समेंट एक्टिविटी कराने वाले हैं, ये सारी चीज आपके पास उस लेसन प्लान में होती है। तो ये हम टीचर्स को प्रिपेयर करती है एडवांस में, हम लोग अपने एडवांस में प्रिपरेशन होती है कि व्हाट एग्जैक्टली इज नीडेड टुडे इन दीज 40 मिनट्स। और जब हम लोग इतनी प्रिपरेशन एडवांस में करते हैं तो ये इंश्योर करता है कि जो नेसेसरी मटेरियल एंड टूल्स जो है वो हमारे हाथ में रहे ताकि हम लर्निंग इफेक्टिवली करें। ये अगर हम लोग विदाउट अ प्लान करें, बिल्कुल माइंड में रखें, तो इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू डू ऑल दीज थिंग्स व्हेन वी आर टीचिंग इन अलाइनमेंट विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सो जब हमारे पास एक प्लान होता है तो ऑल दीज थिंग्स विल कम इनटू द लेसन प्लान एंड वी आर वेल प्रिपेयर्ड कि हाउ टू गो अबाउट थिंग्स। उसका नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है कि इट गिव्स यू कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी। जो अल्टीमेट टारगेट मेरे को लगता है कि लेसन प्लान का होता है कि इवन इफ अ लेसन प्लान इज मेड, नो मैटर हु द टीचर इज, अगर मेरा लेसन प्लान हमने ऐसा बनाया है कि आज हम एब्सेंट भी हैं और मेरी जगह पे कोई और टीचर उस लेसन प्लान को लेके जाए, तो वो इतना एक्सप्लिसिट होना चाहिए कि दैट टीचर इज ऑल्सो एबल टू टीच। सो lesson plan should promote consistency in instruction across different classroom and teaching। अगर क्लास 3 के 10 सेक्शंस हैं तो वो लेसन प्लान ऐसा होगा कि वो 10 सेक्शन में सेम पढ़ाई हो रही है, और इंश्योर करना है कि जो एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स हैं वो कंसिस्टेंटली पढ़ाए जाएं रिगार्डलेस ऑफ हु इज डिलीवरिंग द लेसन। ये वो हम पढ़ा रहे हैं या कोई भी पढ़ा रहा हो, अगर 3A में अगर कोई पढ़ाई हो रही है तो 3F में भी सेम वही पढ़ाई होगी। ऐसा लेसन प्लान हमें बनाना है जिसमें कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी हो, डिस्पाइट कि कोई टीचर बहुत इफेक्टिव है या बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, बट द लेसन प्लान इज सच कि सारे बच्चे को यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है, और किसी भी जो लर्निंग एक्सपीरियंस में कंटिन्यूटी है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं पड़ रहा है। देन आप लेसन प्लान अगर जब आप बनाते हैं, सो अगेन अ पॉइंट ऑफ मोटिवेशन, इट हेल्प्स इन रिफ्लेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट। सो टीचर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि हम कितने इफेक्टिव हैं, ये वैल्यूएशन हो सकता है कि अगर ये मेरे क्लास का आज ऑब्जेक्टिव था कि हमें ये पढ़ाना था तो हाउ इफेक्टिव वी वर, कहाँ कहाँ स्टॉप्स लगे, कोई कोई पॉइंट पे ज्यादा टाइम लग गया, कोई पॉइंट में बहुत कम सोचा था, बहुत टफ है, बच्चे जल्दी नहीं समझेंगे, बच्चे जल्दी समझ गए। तो रिफ्लेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट का भी ये टाइम देती है, और आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हाट वर्कड वेल और व्हाट नीड्स इम्प्रूवमेंट एंड एडजस्टमेंट फॉर फ्यूचर इंस्ट्रक्शंस भी। सो अगेन अगर लेसन प्लान है तो आप यू आर थरो विथ व्हाट यू हैव टू डू इन द क्लासरूम। Now we have to draft a lesson plan that is in alignment with the guidelines of the national education policy। जैसे हमने कहा अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, CBSE स्कूल्स को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अलाइनमेंट में काम करना है। सो नाउ अगर हम ये कहते हैं कि हमें गाइडलाइंस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से काम करना है, then academics is a major chunk of school education, right? So we have to make sure that whatever we are doing in the classroom, whatever pedagogy we are taking, whatever instructional strategies we are adopting, they are in complete alignment with the national education policy, correct? So for that we have to make sure, and we will in the session we will come how to do it, not only that ये सब होना चाहिए, but ये सब कैसे होगा वो भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे और बिल्कुल सिंप्लीफाई इसको करेंगे। So we have to focus on holistic development।
हमें इंश्योर करना है कि जो हमारा लेसन प्लान है वो एड्रेस करता है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स. नाउ व्हाट इज होलिस्टिक डेवलपमेंट? कॉग्निशन में बच्चा बहुत अच्छा है, मगर इमोशनल उसका इमोशनली वो स्टेबल नहीं है, इमोशनली अपने आप को बैलेंस नहीं करना जानता है. कोई सिचुएशन आ जाती है तो बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है या बहुत ज्यादा शांत हो जाता है. सोशली सबसे ज्यादा अच्छे से नहीं मिलता है. फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है. तो ये हमें इंश्योर करना है कि जब भी हम कोई चैप्टर को या कॉन्सेप्ट को डिकोड कर रहे हैं तो वो बच्चे के पूरे होलिस्टिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना है. हमें इंटीग्रेट करना है एक्टिविटीज, और वी विल डू दैट इन द सेशन, कि कैसे बच्चे को हम क्रिटिकल थिंकिंग सिखाएंगे छोटी छोटी बात पे. कैसे आई विल कम इन द प्रीवियस नॉलेज सेक्शन, आई विल गिव यू क्वेश्चंस जहाँ पे हमें बच्चों से ऐसे सवाल पूछने हैं जहाँ पे बच्चे क्रिटिकली थिंक करें, दे आर मोर क्रिएटिव. उनको हमें बेटर कम्युनिकेटर्स बनाना है, कोलैबोरेशन सिखाना है और उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है. सो एकेडमिक एक्सेलेंस आ जाएगा अगर बच्चा अच्छा कोलैबोरेटर है, बच्चा अच्छा कम्युनिकेटर है, क्यूरियस है, ऑब्जर्वेशन करना जानता है, एम्पैथी रखता है. तो एकेडमिक सक्सेस, हमारे सीबीएसई सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी जी कहते हैं कि एकेडमिक सक्सेस भी आ जाएगा इफ अ चाइल्ड हैज सो मेनी क्वालिटीज. Now, the second point is promote interdisciplinary learning. ये बार बार जब भी हम लोग एनईपी के ऊपर बात करते हैं तो मल्टीडिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी की बात बहुत बार आती है. तो हमें अब इंश्योर करना है कि हमारे लेसन प्लान, अगेन आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग अबाउट इट, हर जगह ये अप्लाई नहीं होगा, बट यू विल सर्टेनली कम अक्रॉस चैप्टर्स एंड कॉन्सेप्ट्स जहां पे ये सारी चीजों को हम तुरंत ट्रिकल करा सकते हैं. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. सो वी हैव टू इंटीग्रेट concepts, different concept to foster connection कि दो subject में कैसे connection होगा. Now for example, if there's a chapter on water cycle in science, right? If there's a chapter on water cycle in science, तो क्या होगा? अगर आप science की बात करें तो understanding the process of evaporation, condensation and precipitation involved in the water cycle science से related हो गया. अगर इसको इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टीडिसिप्लिनरी बनाना है तो अगेन आई विल इंजेक्ट समथिंग अबाउट मैथ्स ऑल्सो. यू कैन गिव अ प्रोजेक्ट मल्टीडिसिप्लिनरी, आप प्रोजेक्ट जरूर दे सकते हैं समर वेकेशन, विंटर वेकेशन में. इसमें क्या करना है, साइंस का टॉपिक है वाटर साइकिल, इसमें हम मैथ्स भी डाल सकते हैं. क्या? एनालाइज डेटा रिलेटेड टू वेरियस रेनफॉल पैटर्न्स एंड वाटर साइकिल डायग्राम्स. तो इसमें डेटा हैंडलिंग का भी हमने मैथ्स का डाल दिया. अब वाटर साइकिल में थोड़ा सा हिस्ट्री भी अगर डालना है, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू मेक इट अ मल्टीडिसिप्लिनरी थिंग, और ये एनईपी कह रहा है कि आप किसी भी सब सब्जेक्ट को अलग अलग ना देखें, हिस्ट्री, मैथ्स, साइंस सब, ताकि बच्चे का होलिस्टिक एक पर्सपेक्टिव बने. तो हिस्ट्री का अगर आपको डालना है वाटर साइकिल में तो स्टडी द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर सोर्सेज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन सिविलाइजेशन. सो इस तरीके से हम लोग अमेलगेमेट कर सकते हैं. जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल ऑन वाटर साइकिल. इसमें क्या हो गया, हमने साइंस का टर्म्स भी याद कर लिया, डेटा हैंडलिंग भी कर ली, और हिस्ट्री का भी, हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी वाटर सोर्सेज के ऊपर जानने की बच्चे को कोशिश की. जस्ट एन एग्जांपल, यू कैन कम अप विद ब्रिलियंट एग्जांपल्स इफ यू वांट टू मेक इट मल्टीडिसिप्लिनरी. Then we have to emphasize on experiential learning. So हमें incorporate करना है hands-on experiential learning activity जो allow करता है बच्चों को explore करें real world experience को, experiments करें, projects करें और field trips करें, क्योंकि आज के बच्चे curious हैं, inquiry उनके माइंड में. सो हम लोग जब एक्सपीरियंशियल इसीलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि बच्चा जब तक खुद से करके नहीं देखता है, जब तक उसके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, जब तक वो खुद से नुक्कड़ नाटक नहीं करता है, जब से खुद से रोल प्ले नहीं करता है या लैब में जाके एक्सपेरिमेंट नहीं करता है, उसकी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन नहीं बढ़ती है. सो और इंक्वायरी बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग उनके अंदर जनरेट नहीं होती है. नाउ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एज टूल. अगर हमें एनईपी को अपने लेसन प्लान में डालना है, सो वी हैव टू मेक श्योर कि बहुत ज्यादा हम लोग टेक्निकल एंड डिजिटलाइजेशन की मदद लें, क्योंकि एनईपी इज अ पॉलिसी बैक्ड अप बाय टेक्नोलॉजी. आपने देखा है जब से एनईपी आई है कितना ज्यादा टेक का टीचर्स को सहारा, और देयर इज नो लुकिंग बैक. टेक्नोलॉजी इज गोना स्टे forever. So we have to make sure कि जो भी integrate technology into a lesson plan as a tool for enhancing learning experience. हर चीज में maybe smart class, apps, websites, YouTubes, anything. बच्चों को we have to make sure कि technologically artificial intelligence, they know how to use these tools, and we need to use and utilize digital resources as teachers, multimedia materials which are available in abundance, online simulation,
एंड इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म्स, ताकि बच्चे को हम लोग इंगेज कर सकें और हम लोग पर्सनलाइज लर्निंग करा सके। क्योंकि अगर कोई चैप्टर हम लोग क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं और बच्चा उसको आपके लेक्चर से नहीं समझ पा रहा है या किसी हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट से नहीं समझ पा रहा है, तो हम लोग डिजिटलाइजेशन का सहारा ले सकते हैं। उसको कोई वीडियो दिखा सकते हैं, कोई मूवी दिखा सकते हैं, कोई इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म पर उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं, ताकि उसका जो खास प्रॉब्लम है, उसकी जो पर्सनली जो प्रॉब्लम है, वो सॉर्ट आउट हो सके। सो इफ यू हैव टू मेक अ लेसन प्लान दैट इज इन अलाइनमेंट, सो मेक श्योर कि उसमें टेक हम लोग काफी टूल्स को यूज करें, क्योंकि डिजिटलाइजेशन इज हैज बिकम द नॉर्म। नाउ वी हैव टू इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन। हमारे जमाने में एक्टिव पार्टिसिपेशन क्लासरूम में बच्चों का नहीं हुआ करता था। वहां पे एक टीचर होते थे और he or she was the only active participant in the class, बाकी we all were passive learners। पैसिव लर्निंग का क्या रिजल्ट है वो हम लोग जानते हैं, एक्टिव लर्निंग का क्या क्या फायदा है, वी विल टॉक अबाउट इट। सो वी नीड टू डिजाइन एक्टिविटीज दैट प्रमोट एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स। जब तक, क्योंकि आज के जमाने के बच्चे को अगर आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं करेंगे, वो कुछ देर के बाद सो चुका होगा क्लासरूम में। क्योंकि आज का बच्चा मोबाइल वाला बच्चा है, उसको डोपामिन का रश बहुत मिल रहा है। उसको कॉमेडी देखना है, वो कॉमेडी देखेगा, उसको वायलेंस देखना है, वो वायलेंस देखेगा। सो वो पैसिव लर्निंग में बिलीव नहीं करता है, वो अपने फिंगर टिप्स पे लर्निंग को रखता है। सो फॉर दैट हमारा रोल बहुत ज्यादा डिफरेंट हो चुका है, डिफिकल्ट हो चुका है। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा लेसन प्लान ऐसे डिजाइन हो, विच इज अगेन अ चैलेंजिंग जॉब, कि आप ग्रुप डिस्कशंस डालें, पीयर ट्यूटरिंग डालें, जितना बच्चा बोले, जितना हम फैसिलिटेटर्स का काम करें, जितना हम कम टीचर्स का काम करें और फैसिलिटेट करें। ग्रुप डिस्कशंस हो, पीयर टीचिंग हो, कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट, कुछ बच्चों को साथ में हम लोग प्रोजेक्ट दे देते हैं, ताकि बच्चा सेंस ऑफ ओनरशिप बच्चे के अंदर आए और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग। जब, क्योंकि आप किसी को बहुत दिन तक धक्का दे के कोई काम नहीं करा सकते हैं, सो वो जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप कोई चीज की नहीं लेता है, जो कि बिल्कुल छोटी उम्र में ही सिखा देनी, क्योंकि आप अगर लर्न कर रहे हैं आपको रिजल्ट्स मिलेगा। सो दैट काइंड ऑफ ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें बच्चों में डालनी होगी, और ये तभी होगी व्हेन दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस। देन इंटीग्रेट, एनईपी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपने लेसन प्लान में इंटीग्रेट कीजिए लोकल कॉन्टेक्स्ट एंड कल्चर। सो हम लोगों को इम्बेड करना है एलिमेंट्स ऑफ लोकल कॉन्टेक्स्ट, कल्चर, हेरिटेज एंड लोकल नॉलेज इनटू आवर लेसन प्लान टू मेक लर्निंग मोर मीनिंगफुल फॉर स्टूडेंट। अब जो मेरा अपना है, जो मेरी खुद की चीज है, अब बिहार के ही बारे में अगर कोई बात होती है तो हमें, जैसे आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल ऑफ आनंद कुमार। क्यों? क्योंकि अपने खान सर, ये लोग क्यों? क्योंकि ये लोग बिहार के हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है उनके बारे में, उनसे कनेक्ट बहुत जल्दी हो जाता है। तो कितनी भी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन उनके बारे में होगी, हम लोग बड़ा इजीली समझ लेंगे। क्यों? क्योंकि एक नोन टेरिटरी है। तो अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट को, अपने कल्चर को आप जरूर बच्चे को जरूर बताएं, ताकि कनेक्ट पैदा हो, एक मीनिंग हो कि ये तो अपनी चीज है। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन जल्दी वो लोग इम्बाइब करते हैं, एंड देन टेक देम टू अ जर्नी ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स। और कनेक्ट करना है लर्निंग एक्सपीरियंस टू रियल लाइफ इश्यूज। हम लोग जब बीएड करते हैं तो हर चीज में रियल लाइफ इश्यूज, जब तक हम लोगों को लगता नहीं है कि ये चीज मेरे रियल लाइफ पे कुछ असर डालेगी, हम लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते। तो कोई भी कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं तो आप जरूर उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, विच मेनी ऑफ अस वी ऑलरेडी डू, बिकॉज टीचर्स अगर हैं, एजुकेटर्स हैं, तो ये सारी चीज हम लोग लेकर ही आते हैं इस जगह पे। बट स्ट्रक्चर है तो बताना जरूरी है कि लोकल अपने कल्चर के बारे में, एंशिएंट इंडिया के बारे में, जटाका टेल्स, हितोपदेश, मेघदूत, इन सारी चीजों के बारे में भी बच्चे को अपने कल्चर से जो चीज जुड़ती है उससे बिल्कुल बच्चे एलियन है। तो उन सारी चीजों से अवेयर कराने का अभी समय है। लेसन प्लान के थ्रू वी हैव टू मेक श्योर कि द एसेंस ऑफ ऑल दीज थिंग्स आर श्योरली देयर, क्योंकि ऑब्वियसली एब्सोल्यूट हर सारी चीज हम लोग लेसन प्लान में नहीं डाल सकते, बट वी हैव जस्ट हैव टू ड्रॉ एनालॉजीज, थ्रो द एसेंस इनटू द लेसन प्लान, कि ये सारा चीज एनईपी कह रहा है, ये इस तरीके से हम इस तरह डाल सकते हैं। और हमें बच्चों के अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड उनका जो असेसमेंट करना है,
वो मेक श्योर कि वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो और फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू हो। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब क्या होना कि अगर बच्चा क्लास में सिर्फ रट्टेबाजी नहीं कर रहा है, वो कोई स्किल जरूर सीख रहा है, कोई मास्टर जरूर कर रहा है स्पेसिफिक स्किल और नॉलेज को, और बस क्लास में टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है। तो जब वो मास्टर करता है स्पेसिफिक स्किल को या अपने पेस पे लर्न करता है, तो वो डीपर लर्न करता है। जैसे वीडियो गेम में क्या होता है, वीडियो गेम में जब तक कि आप एक लेवल को बीट नहीं कर लेते हैं तब तक आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जानते। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड में भी ये होता है, जब तक आप एक चीज को स्किल नहीं कर लेते हैं, मास्टर नहीं कर लेते हैं, आप दूसरे लेवल पे नहीं जा सकते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट जरूर होना चाहिए आपके लेसन प्लान में। जब हम लोग असेसमेंट की बात करते हैं, इट्स नॉट इवैल्यूएशन, हमें कोई वर्डिक्ट नहीं देना है कि बच्चा अच्छा है या ए है या सी है। फॉर्मेटिव है कि आपने जो उसको कंटेंट दिया है वो उस तरीके से रिसीव कर रहा है कि नहीं रिसीव कर रहा है, वो फॉर्म कैसे हो रहा है। अगर वी आर टीचिंग फोटोसिंथेसिस, सो हाउ इज इट फॉर्मिंग इन द स्टूडेंट्स माइंड। सो जब हम लोग ओरल टेस्ट लेते हैं या छोटा सा क्विज लेते हैं या क्वेश्चन आंसर राउंड करते हैं क्लास में, तो फॉर्मेशन कैसा हो रहा है उसका असेसमेंट कहते हैं, उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। और बिल्कुल रोट मेमोराइजेशन से नहीं, उसकी कॉम्पिटेंसी को देखना है उस असेसमेंट फॉर लर्निंग में। एंड वी नीड टू प्रोवाइड टाइमली फीडबैक। हम लोगों को फीडबैक जरूर तुरंत बच्चे को बता देना है कि भाई तुम यहाँ पे लैग कर रहे हो या तुम यहाँ पे अच्छा कर रहे हो, यहाँ पे और ये करने की जरूरत है, ताकि बच्चे की जो लर्निंग है, ग्रोथ है, हमेशा इंक्रीज पे रहे, हाइक पे रहे। So by incorporating these ideas, which I have just mentioned, into our lesson plan, we can ensure that it aligns with the guidelines of the National Education Policy. You know, many people, they say ki how to make a lesson plan that is in alignment with the National Education Policy. This is how we do it, because these are the guidelines of the National Education Policy. अगर हम holistic development पे देख रहे हैं, उसको ये पुश कर रहे हैं, बच्चे को लाइफ लॉन्ग लर्निंग हम लोग डाल रहे हैं बच्चे में, तो ये सारी चीज बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। नाउ वी हैव टू मेक श्योर दैट वी फॉस्टर फॉस्टर हम लोग करते हैं बच्चों में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, जो कि आगे सेशन में और थोड़ा सा इलेबोरेटली है कि अकेडमिक्स हम लोग अगर बच्चा क्लास में है एंड वी आर डीलिंग विद कॉन्सेप्ट्स, वी आर टीचिंग देम सब्जेक्ट्स, तो बच्चा एकेडमिकली दे विल डू, बट हमें बच्चे को में प्रमोट करना है एथिक्स को, सही गलत के बीच की पहचान को, मॉरली उनको टेस्ट कर देखना है कि मॉरली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स एंड दे हैव सोशल वैल्यूज लाइक कंपैशन, इंटेग्रिटी, झूठ ना बोलना, एंड इन्वायरमेंट को लेकर के सचेत रहना। एंड वी नीड टू यूज मोमेंट्स जहां पे हमें बच्चे को चेक करना है कि ethical dilemmas दे करके, अगर if I'm sitting in a classroom, if you're sitting in a classroom and if your classmate is pushing you to cheat in the examination, so what will you do? So उस तरीके की सिचुएशन आप दीजिए बच्चों को जहाँ पे आप एथिकली उनको चेक कर सकें। अगर कोई बिल्डिंग है जहाँ पे सारे बिल्डिंग की लाइट ऑन है और you have to go for a movie, so what will you do? Will you go for the movie or you will try to take care of the electricity there? All and very beautiful ideas you all can come up with, जहाँ पे हम लोग ethical dilemmas बच्चे को देते हैं और देखते हैं, encourage करते हैं कि बच्चा रिफ्लेक्ट करे on their own moral values so that they become good citizens. Then we have to encourage lifelong learning. एक ये important चीज है जो कि foundational literacy and numeracy में है कि हमें बच्चे को by class 3 we have to teach them how to read, कि वो रीड करना जाने, ताकि वो लर्न करने के लिए रीड करें। एक बार आप बच्चे को रीडिंग का स्किल सिखा देते हैं तो वो जिंदगी भर लर्न कर सकता है। वो एक ऐसा हम उसको गिफ्ट दे देते हैं कि जब वो रीड करना जानता है तो दैट पर्सन कैन रीड एंड यू थ्राइव एंड बी एजुकेटेड। सिमिलरली हमें बच्चों के अंदर वो सीड डालना है कि दैट दे आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, उनके अंदर क्यूरियोसिटी हो। हमें बचपन में जब सिखाया जाता था कि स्विच ऑफ करना है, इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व करना है, कोई बड़ा आदमी आता है तो उसको रिस्पेक्ट करनी है या पानी बचाना है, दोज थिंग्स आर स्टिल विद अस, राइट? सिमिलरली हमें बच्चों में ये सीड डालना है दैट दे आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, हमेशा क्यूरियस रहें, हमेशा ऑब्जर्व करें, हमेशा सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग करें या कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में हमेशा लगे रहें, कभी ये ना सोचें कि दे आर परफेक्ट। तो इस तरीके की लाइफ लॉन्ग लर्निंग की सीड्स जो है ना, वो हमें बच्चों को बहुत छोटी ही उम्र में सिखा देना है। एंड वी नीड टू प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटीज टू परस्यू देयर इंटरेस्ट, पैशन, टैलेंट बियॉन्ड द क्लासरूम। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज अ गिफ्ट दैट वी विल गिव देम ओनली इफ वी प्रमोट the curiosity, observation and self-directed learning kind of things. So if we do all these things,
the guidelines of any NEP are attained in your lesson plan. Now, coming to the lesson plan, importance of previous knowledge in a lesson plan and kinds of questions to be asked to, make your previous knowledge. Please give me a thumbs up if you can hear me. Am I audible? Because I cannot see anything here. So just let me know if I'm audible. Should I continue? Give me a thumbs up. Okay. So now previous knowledge. अब हम लोग previous knowledge को ना बहुत lightly लेते हैं कि previous knowledge क्या होता है, but previous knowledge में बहुत सारा problems हमारा as educators solve हो जाता है. It's a journey from known to unknown, कि पहले से बच्चा क्या समझ कर आया है और उसको क्या समझाना है. तो it serves. Thank you so much for giving me that thumbs up. And so foundation for learning. ये हमें फाउंडेशन देता है कि अब हमें इसके ऊपर क्या पढ़ाना है, न्यू कॉन्सेप्ट्स हमें क्या पढ़ाना है. सो जब व्हेन स्टूडेंट्स कनेक्ट न्यू इन्फॉर्मेशन टू व्हाट दे ऑलरेडी नो, कोई भी चीज है जब आपको लगता है कि जो हम ऑलरेडी जानते थे इसके ऊपर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, देन स्टूडेंट्स आर एबल टू बेटर अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन एंड रिटेन इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो प्रीवियस नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या होता है, ये फाउंडेशन ऑफ लर्निंग है, क्योंकि कोई भी लर्निंग आप शुरू करेंगे तो आपको ये बच्चे से पूछना होगा कि तुम पहले से क्या जानते हो. करेक्ट. देन इट प्रोवाइड्स एंगेजमेंट. एक्टिवेट जब हम करते हैं प्रायर नॉलेज बच्चे में, तो वो हेल्प करता है कि बच्चे को एंगेज बाय टैपिंग इनटू देयर एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट. अब जब बच्चा जवाब देता है अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज के बारे में, तो आपको उसका इंटरेस्ट समझ में आ जाता है, उसके एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं उस प्रीवियस नॉलेज से ये समझ में आ जाता है, एंड आप वो कितना समझ रहा है वो ये समझ में आता है. और आपको अब कहाँ से पिक करना है, फ्रॉम नोन टू द नोन, न्यू कॉन्सेप्ट को आपको कैसे पिक करना है, इसकी समझ टीचर को आ जाती है. सो दिस प्राइम्स देम फॉर for learning and make the content more relevant and meaningful. अब हमें पता है कि ऑलरेडी मेरे को इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो फॉर एग्जाम्पल आई ऑलवेज गिव दिस एग्जाम्पल ऑफ नेबरिंग कंट्रीज. इंडिया की अगर पढ़ानी रहती है तो बच्चे को प्रीवियस नॉलेज अपने ही घर के नेबर्स से दिए जाते हैं, क्योंकि अपने घर के नेबर्स से ही फिर वो इंडिया के नेबर्स को कनेक्ट करते हैं. तो वेरी सिंपल कि आप उसको कैसे कनेक्ट करेंगे ताकि बच्चे को लगे कि हाँ ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, उसको बहुत अननोन ना लगे और वो मीनिंगफुल और रेलिवेंट उसके लिए हो. नाउ डिफरेंशिएशन. जब हम बच्चे का प्रीवियस नॉलेज पहचान लेते हैं तो ये हमें हेल्प करता है कि हम अपने इंस्ट्रक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बाय टेलरिंग द लेसन टू मीट द डाइवर्स नीड्स एंड एबिलिटीज ऑफ लर्नर्स. और हमें आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ कहाँ बच्चे को मिसकॉन्सेप्शन है. कोई चैप्टर आप पढ़ाने वाले हैं और बच्चा का प्रीवियस नॉलेज ऐसा है जैसे आपको लगे कि ये इसको तो सही बात नहीं पता है, तो आपको हेल्प करता है वो मिसकॉन्सेप्शन पहचानने में कि अच्छा ये इसको मिसकॉन्सेप्शन है काफी अच्छे से, इसको आई हैव टू रेक्टिफाई ऑल्सो. एंड देन यू प्रोवाइड appropriate opportunities and support where that support is needed. That previous knowledge helps in the मेरी जो instructions होंगे कैसे वो differentiated होंगे. Now I have identified the mistakes misconceptions और अब मेरे को इसके ऊपर कैसे काम करना है. Now again the next point is scaffolding learning. जब हमें बच्चे का प्रीवियस नॉलेज पता है, मेरे को पता है ये न्यू कॉन्सेप्ट से बहुत पास में ही है, इसको न्यू कॉन्सेप्ट से काफी कुछ पता है प्रीवियस नॉलेज से इसके आपने, तो आप उसको ना स्काफोल्ड करते हैं, एक सपोर्ट देते हैं और धीरे धीरे जो उसको नॉलेज पता है उसको और भी कॉम्प्लेक्स करते हैं कि अच्छा तुम्हें इतना अभी पता था, अब न्यू कॉन्सेप्ट में न्यू क्लास, बिकॉज यू हैव कम फ्रॉम क्लास 4 टू क्लास 5, आप लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी
बढ़ाते हैं, आप डेप्थ ऑफ लर्निंग बढ़ाते हैं। अब अगर बच्चा लेवल पर है, लर्न, उसको सिर्फ लर्न पता है, तो आप उसको अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे ले जाते हैं, आप उसको एप्लीकेशन के लेवल पे ले जाते हैं। और ये आप कैसे करते हैं? आप उसको स्काफोल्ड करते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस नॉलेज है वो एक बिल्डिंग है, फाउंडेशन है, आपको बस सपोर्ट करना है। और जहां आपको लगता है कि आपने उसको इनफ सपोर्ट कर दिया है, अब वो खुद से उस पर वो रह सकता है, then you gradually make them independent, और ये gradual release of responsibility टीचर की खत्म हो जाती है, क्योंकि एक नॉलेज तो लेकर के आया था, आपने उसको और सपोर्ट किया, कॉम्प्लेक्सिटी और बताई। वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के लर्न मेमोराइजेशन के लेवल पे था, आप उसको अंडरस्टैंड लेवल पे ले गए हैं, अब वो एप्लीकेशन भी जान चुका है कॉम्प्लेक्सिटी इनहेंस करने से, तो आप नाउ यू कैन रिमूव द सपोर्ट दैट यू गिविंग, सो दैट दे बिकम इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट, राइट। सो इसमें भी लेसन प्लान आपकी मदद करते, ये प्रायर नॉलेज जो आप पूछते हैं ये उसमें मदद करता है। देन वी हैव टू मेक श्योर कि जो भी प्रायर नॉलेज इस तरीके से पूछेंगे कि बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग इमर्ज हो, क्योंकि ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना बहुत आसान है, कि वी आर सेइंग कि हम लोगों को बच्चों को ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना है ताकि हायर ऑर्डर थिंकिंग बच्चों में आ सके। तो वी हैव टू engage with prior knowledge, encouraging critical thinking, as students they also know how to analyze now, evaluate and apply. अब हम open ended questions की दो कैटेगरी है, let me come to the PPT again. हाँ, now open ended question to be asked from students to assess their previous knowledge. अब ये तो है कि previous knowledge lesson plan में डालना है, but इस तरीके के क्वेश्चंस आप बच्चों से पूछेंगे, ये इसका एग्जाम्पल है, सो दैट यू नो कि प्रीवियस नॉलेज अगर लेसन प्लान का फॉर्मेट मिला है तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस डालें। उसमें अगर आप 10 से 12 क्वेश्चंस डालते हैं तो प्रीवियस नॉलेज में आपको समझ जाएगा कि हाउ प्रिपेयर्ड द चाइल्ड इज टू गो टू द न्यू कॉन्सेप्ट। तो आई एम गिविंग एग्जांपल टू ओपन-एंडेड क्वेश्चन सिंपल भी होते हैं। अब अगर आप चैप्टर एक पढ़ा रहे हैं सोलर सिस्टम पे, तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू ऑलरेडी नो अबाउट द सोलर सिस्टम, can you name any planet in our solar system, what is the sun and what role does it play in the solar system। तो इसमें क्या होगा, बच्चा आपको कुछ कुछ जवाब देगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चे को कितना पता है सोलर सिस्टम के बारे में। बट हमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस इंगेजिंग पूछने हैं ताकि बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। अब आप बोलेंगे कि सोलर सिस्टम में इंगेजिंग क्वेश्चंस कैसे पूछा जाए, सो वी हैव टू थिंक लाइक अ स्टूडेंट कि बच्चे को क्या स्टिमुलेट करता है। तो अगर हम engaging open questions to assess a student's previous knowledge of solar system से क्या पूछेंगे, just giving you a comparison, like if you could visit any planet in the solar system, which one would you choose and why। अब बच्चे से पूछे, बच्चे को ऑटोनॉमी दीजिए कि if you visit any planet in the solar system, which one would you choose and why। तो उसमें बच्चा अपने रैशनल देगा ना, I want to visit the red planet, or I want to visit the planet with rings, or I want to visit the blue planet, or the smallest or the largest। Then you can take forward the new concept। Imagine, दूसरा engaging question है imagine you are an alien or a superhero, because the students they like such things। imagine you are an alien or a superhero visiting Earth for the first time, what aspect of our planet might surprise you। अब वो आएंगे, उनको अर्थ के बारे में कुछ फैक्ट्स बोलना पड़ेगा कि आई वुड वांट कि 70% वाटर ना हो, ज्यादा लैंड हो, कम लैंड ज्यादा, वाटर कम हो, कुछ भी फैक्ट्स होगा वो अपने स्टाइल में आपको बताएंगे। तो इससे क्या होगा, उनकी ऑटोनॉमी, उनका इमेजिनेशन और फैक्ट्स का कंकॉक्शन होगा। देन अगेन एंगेजिंग क्वेश्चन है जो आप पूछते हैं कि व्हाट वुड यू थिंक लाइफ माइट बी like on a planet with extreme temperatures like Mercury or Venus। अगर हम अर्थ नहीं रहते जहाँ पे मॉडरेट एंड टेम्परेट एटमॉस्फेयर, अब हम लोगों को एक्सट्रीम टेम्परेचर में रहना पड़ता, तो क्या सोचते हो लाइफ किस तरीके की होती। तो वो जब आंसर देगा तो उससे भी उस प्लैनेट के बारे में उसने क्या क्या वो जानता है और इन्फर करता है, क्या मिसकॉन्सेप्शन है उसको, वो हमें क्लियर होगा। और बिकॉज दीज आर एंगेजिंग क्वेश्चन, तो हम कहीं ना कहीं बच्चों के इमेजिनेशन को स्टिमुलेट कर पा रहे हैं। एंड if you could design your own planet, because we have to see कि बच्चे का खुद का imagination क्या है। So if you could design your own planet, what characteristics would you give it and why।
तो अगर तुम्हारा खुद का प्लैनेट होगा तो तुम उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स डालोगे और क्यों डालोगे. सो ये इंगेजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या इंकरेज करेगा बच्चों में, क्रिएटिविटी इंस्टिल करेगा, कंसिडर करेगा डिफरेंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि और भी बच्चे क्लास में करें तो पीयर टीचिंग के थ्रू आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा, और एंड दे विल बी एबल टू टैप इनटू देयर ओन इमेजिनेशन व्हाइल प्रोवाइडिंग इनसाइट्स about their own previous knowledge about the solar system. इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि previous knowledge उनका क्या क्या है solar system के बारे में. So you have to ask them questions, but make sure that these are engaging questions, और उनके जो वो जब वो previous knowledge को answer कर रहे हैं ना, तो उसी में आपके learning objective से वो touch होना शुरू कर जाए, so that आपके लिए काम teacher से ज्यादा facilitator का हो जाए. Now we have come to learning objectives. So अब learning objective क्या है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव एक लेसन में वो गोल्स है जो टीचर सेट करता है फॉर व्हाट दे वांट स्टूडेंट्स टू लर्न बाय द एंड ऑफ द लेसन. फॉर एग्जांपल मेरा आज इस सेशन को बिगिन करने का लर्निंग ऑब्जेक्टिव था कि लेसन प्लान एनईपी उसमें कैसे ट्रिकल कराना है. सो दिस वाज माय ऑब्जेक्टिव. तो कुछ हद तक वी हैव कम टू दैट कि हाँ, एनईपी अगर इंजेक्ट कराना है तो होलिस्टिक डेवलपमेंट और डिजिटलाइजेशन एंड ग्लोबल अवेयरनेस एंड कल्चरल कॉम्पिटेंस, ये सारी चीजें होनी चाहिए. तो हर इंसान के क्लास में जाने के पहले उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव उसको पता होता है. हर टीचर को अपना लर्निंग ऑब्जेक्टिव पता होता है. तो वो क्या गोल्स दैट टीचर सेट फॉर व्हाट दे वांट स्टूडेंट्स टू लर्न बाय द एंड ऑफ द लेसन, इस सेशन के बाद या इस क्लास के बाद बच्चे को ये चीज पता होनी चाहिए. सो दे डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट स्टूडेंट शुड बी एबल टू डू और अंडरस्टैंड after the lesson is taught. For example, if you're teaching addition, तो इस एडिशन के क्लास के बाद, ये एडिशन के कॉन्सेप्ट के बाद बच्चा किसी ग्रोसरी स्टोर में जाकर के एस्टिमेट करके सामान लेकर के आए, वो बोरो करना जाने, लेंड करना जाने, कितना रिमाइंडर बचेगा वो सब जाने, और क्योंकि वो that child has learned something in the class and now that child is able to apply into the real life. So ये हमें पता होना चाहिए कि learning object describe exactly what students should be able to do or understand after the lesson is taught. और इससे ये क्या कैसे हेल्प करता है, हम लोगों को कैसे हेल्प करता है, ये हमें ये बताता है कि हमें क्या पढ़ाना है. और स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प करता है, ये हेल्प स्टूडेंट्स टू नो व्हाट दे आर सपोज्ड टू लर्न. सो always write the objective on the board when you start with a lesson, so that visual representation and visual reinforcement is there, and that students know what is expected out of them, and whatever you say will be in alignment to what is written on the board. Now importance of लर्निंग ऑब्जेक्टिव. क्यों लर्निंग ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? जैसे कि बुल्स आई होती है. अगर हम किसी शॉप में जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, तो वो दुकानदार सारे सामान हम अपने दुकान के हमारे सामने नहीं खोलता है. वो हमें पूछता है कि क्या आपका बजट है, आपका टेक्सचर क्या चाहिए, आपको कलर क्या चाहिए. तो वो जाकर के जब इतना फिल्ट्रेशन करता है तब वो आपको प्रोडक्ट दिखाता है. तो सिमिलरली लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होता है ना, हम सारा नॉलेज, हमारे एज टीचर्स इतने साल के एक्सपीरियंस से बहुत नॉलेज है हमारे पास, तो हम सारा नॉलेज बच्चे के सामने नहीं उड़ेल देते हैं. हम ये देखते हैं कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, दिस इज द ओनली थिंग दैट आई हैव टू टीच टू द किड्स. सो इट गिव्स अस दैट क्लैरिटी एंड फोकस दैट दिस इज इट. अदरवाइज हम एज इनएप्रोप्रिएट बहुत इंफॉर्मेशन बच्चों को दे सकते हैं किसी भी टॉपिक पे, लेकिन बच्चा रिसीव करने के लिए रेडी नहीं होगा. सो वी नीड टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है हम उसी को अटेन कराएं. सो ऑब्जेक्टिव्स दे नीड टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, दैट वी कॉल स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड एक्यूरेट, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड. कि भाई 40 मिनट में ये अटेन हो जाना चाहिए या फिर 2 पीरियड में अटेन हो जाना चाहिए, वट एवर टाइम यू आर सेटिंग टू एनीथिंग. देन इट शुड बी अलाइंड. Alignment होना चाहिए. Learning objective in a lesson plan enables alignment by making sure what teacher teach matches with what the students are supposed to learn. जो भी हम पढ़ाना चाहते हैं वही बच्चा पढ़े, और ये दोनों के बीच में अलाइनमेंट हो, मैच करे. मेरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव और जो लर्निंग जो बच्चा लेता है वो बिल्कुल एक हो. ये नहीं कि हम कुछ और पढ़ाना चाहते हैं और बच्चा कुछ और पढ़ रहा है. करेक्ट. सो इफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज that the students will be able to multiply 2-digit numbers by 1-digit number. So by the end of the session यही होना चाहिए कि वो 2-digit और 1-digit के बीच का multiplication डाले. नहीं तो बहुत बार ambiguity में मेरा intention क्या है और सामने वाले ने receive किया क्या है वो mismatch रहता है. अगर वो mismatched है then learning objective is questionable.
Therefore, learning objective therefore ensures teaching, assessment, and learning are all aligned with the intended goals of the lesson. जो भी मेरा intended goal of the lesson है उसमें alignment हो, मेरा learning, मेरा teaching, assessment वगैरह सब. Now learning assessment and evaluation में मदद करता है. कैसे? Learning objective guides the design of assessment. मेरा अगर जो भी ऑब्जेक्टिव है उसी के हिसाब से हमें हमें स्पेसिफाई करना है कि क्या नॉलेज और स्किल हमें बच्चे में चाहिए जिसको इवैल्यूएट करना है. अगर हमने कहा कि टू डिजिट नंबर और 1 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करना बच्चा सीख जाएगा इस सेशन के एंड तक, तो मेरा जो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन होगा उसी से अलाइंड होगा. करेक्ट? ये नहीं होगा कि कुछ और, नहीं कहते सिलेबस के बाहर क्वेश्चन आ गया. इसलिए हो जाती है ये बात क्योंकि हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया था उससे हमने असेसमेंट और इवैल्यूएशन को मिलाया ही नहीं है. अगर हमारा ऑब्जेक्टिव ये है और असेसमेंट इवैल्यूएशन के बीच में बिल्कुल अलाइनमेंट होना चाहिए, सो दैट वी नो कि व्हाट ऑब्जेक्टिव वी वर सेटिंग or what we had set is the same that is being evaluated. And teachers can develop assignments, tests, questions, ensuring accurately that assessment accurately measures students progress toward achieving those objectives. ऐसा नहीं हो कि वो बिल्कुल कहीं बाहर हो, बिल्कुल उसके अंदर ही होना चाहिए. और लर्निंग ऑब्जेक्टिव का सबसे अच्छा महत्वपूर्ण रोल ये है कि वो इन्फॉर्म करता है कि हम असेसमेंट मेथड्स क्या लें, वेदर हम रिटन टेस्ट लेंगे, ओरल प्रेजेंटेशन लेंगे, प्रोजेक्ट्स लेंगे, ये हमें भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा बता देता है. अगर हमारा क्लास में लर्निंग ऑब्जेक्टिव कुछ ऐसा है जो बिल्कुल लैब के ही मेथड से हम प्रूफ कर सकते हैं, तो वी विल टेक द किड्स टू द लैब. नहीं तो वो आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपको असेसमेंट एंड एवेल्युएशन की भी क्लैरिटी देता है. फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन, लर्निंग ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस का, स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस के ऊपर भी हमें फीडबैक देता है. बाय कंपेयरिंग स्टूडेंट्स वर्क अगेंस्ट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, अगर हमने जो बच्चे का वर्क दिखा है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव से अलाइंड नहीं है तो स्पेसिफिक फीडबैक्स हम लोग दे सकते हैं. हमने जो सोचा था कि ये ऑब्जेक्टिव है, बच्चा का काम वो नहीं दिखा रहा है, तो हम बच्चे को स्पेसिफिक फीडबैक देंगे जो कि हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड कि कहाँ पे वो नहीं कर पाए, they have not been able to meet the expectation of the learning objective, और कहाँ पे उनको improve करना है. और इस तरीके के फीडबैक जो होते हैं ना, इस तरीके के फीडबैक है वो सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स के ग्रोथ को एंड फॉस्टर करते हैं कल्चर ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग. Now because we started a little late, we can take 5 more minutes to finish teaching aids. Teaching aids बिल्कुल simply I will do it. सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव से हम लोग ने क्या क्या सीखा? क्लैरिटी एंड फोकस सीखा, अलाइनमेंट इज असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, कि हमें देखना है कि जो भी हम असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन कर रहे हैं वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ है. और फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन में हम लोग जब वो अलाइनमेंट होनी चाहिए अगर लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अटेन करना है. नाउ द अनदर वे ऑफ जॉटिंग डाउन, क्योंकि लिखना कैसे है. सो हम लोग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को देखते हैं. अगर हम लोग बच्चे को बिल्कुल आज बेसिक लेवल पे रखें तो हम लोग आइडेंटिफाई, रिकॉल, मेमोराइज, रिपीट, आइडेंटिफाई, ये इस तरीके के वर्ड्स यूज करेंगे जो कि आगे के इसमें और भी एग्जाम्पल्स ऑफ सेटिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसको लेसन प्लान में कैसे लिखना है. सो अगर मैथमेटिक्स का आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं. स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 डिजिट नंबर विदाउट रीग्रुपिंग. Students will demonstrate understanding of multiplication facts up to 10. Science का है तो students will observe and describe the properties of different types of rocks. Students will understand the water cycle and its role in the environment. Social science का है तो students will locate major cities and geographical features on a map of their country. Students will learn about historical figures and events in their local community. तो इस तरीके से लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम सेट करते हैं और इसको बोर्ड पे रख देते हैं विजुअल रिइंफोर्समेंट के लिए, ताकि बच्चे को समझ में आ जाए कि इस क्लास के बाद हमें बस यही करना है. नाउ टीचिंग एड्स. तो टीचिंग एड्स क्या है ना, टीचिंग एड्स जैसे कि पिज्जा हम लोग खाते हैं ना, तो हर पिज्जे का नाम जो होता है उसके टॉपिंग से डिसाइड होता है. जैसी होगी टॉपिंग वैसा होगा वो पिज्जा का नाम. तो जितना हम कलरफुल बना सकते हैं, जितनी सारी चीजें ऐड हम कर सकते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम लोग टीचिंग एड में करें. हम लोग इनिशियली जब हमें फॉर्मेट मिलता था लेसन प्लान का, तो सबसे पहले सब टीचर्स उसमें डाल देते थे ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चौक,
बहुत खुश हुए तो ग्लोब। लेकिन अब वो टाइम नहीं है, अब टीचिंग एड बदल चुका है। और टीचिंग एड पूरे के पूरे लेसन को एक्सपीरियंशियल एंड एनईपी अलाइन कर सकता है। टीचिंग एड क्या होता है? वो टूल है, वो रिसोर्स है, वो मटेरियल है जो टीचर यूज करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इनहांस करने के लिए। और ये एड्स को डिजाइन किया जाता है कि हम इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करें या बच्चे को इंगेज कर सके ज्यादा, और फैसिलिटेट कर सके अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट और टॉपिक बीइंग टॉट। और फॉर एग्जांपल एक डायरी ऑफ अ यंग गर्ल एंड फ्रैंक की कहानी है, तो आप उसको कितना भी लेक्चर मेथड से पढ़ाएंगे, वो जो जर्मनी और की जो हिस्ट्री है वो समझ में नहीं आएगी थ्रू अ लेक्चर। बट इफ यू शो द मूवी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल टू स्टूडेंट्स, तुरंत में उनको समझ में आ जाएगा कि यूरोप में हाउ जर्मनी इज प्लेस्ड, जर्मन पुलिस गस्टापो होती है, हाउ दे वर हाइडिंग बिहाइंड अ लाइब्रेरी। जो 9th या 10th में ये इंग्लिश में कहानी है जो एनसीईआरटी की, जो कि मेजोरिटी लोग जानते होंगे। सो सिंपल टीचिंग एड, करेक्ट यूज, कितनी सारी चीज का सॉल्व करता है प्रॉब्लम। नाउ टाइप्स ऑफ टीचिंग एड, जब अगर टीचिंग एड में क्या लिखना है, जहां पे हम लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हम लोग जब ड्राफ्ट करते हैं लेसन प्लान तो टीचिंग एड में क्या क्या डालना है। सो वी हैव दीज आर विजुअल एड्स, डायग्राम, पोस्टर, मैप्स, ग्राफ। ऑडियो विजुअल में वीडियोस, एनिमेशन, स्लाइड शोज। मैनिपुलेटिव्स में ब्लॉक्स, काउंटर्स, मॉडल्स, पजल्स। टेक्नोलॉजी बेस्ड रिसोर्सेज में इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड्स। ये दीज आर ऑल टीचिंग एड्स जो कि आप अपने लेसन प्लान में लिख सकते हैं। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, ऑनलाइन सोर्सेज, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट आर्टिफैक्ट्स आप क्लास में लाते हैं। पंच मार्क कॉइन्स लाते हैं बहुत सारे लोग, कुछ भी आर्टिफैक्ट्स, कोई भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से बहुत सारे लोग लाते हैं क्लास में दिखाने के लिए। प्रिंटेड मटेरियल, जाहिर सी बात है ये तो बहुत टीचिंग एड पुराने जमाने का हो गया। डेमोन्स्ट्रेशन टूल, tools or equipments used by teachers to demonstrate experiments, procedure, or techniques. That is all, that will also come under teaching aids. Games and simulation, अब educational game, simulation, role play, these are also part of कि आप टीचिंग एड में क्या डालना चाहते हैं, क्या आपकी सपोर्ट करेगी टीचिंग में, that will also come in टीचिंग एड। तो हैंड्स ऑन एक्सप्लोरेशन में मदद करता है। सबसे पहली बात कि आप बच्चा जब रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को अलाउ करते हैं, डायरेक्टली वो उसके उस मटेरियल के कांटेक्ट में आता है, तो उसको हैंड्स ऑन एक्सप्लोरेशन होता है और एक्टिव एंगेजमेंट होता है। इंक्वायरी बेस्ड इन लर्निंग होती है, जब बच्चा लैब में जाता है, साइमुलेशन करता है या रियल लाइफ एग्जाम्पल करता है, क्वेश्चन पूछता है, आंसर सीख करता है, सोल्यूशन इंडिपेंडेंटली निकालता है। टीचिंग एड जो है ना, शो स्टॉपर हो जाता है आपके लेसन प्लान का, अगर आप सही तरीके से उसको यूज करें। आपको ये पता है कि इसके थ्रू ये लेसन को बेस्ट डिकोड किया जा सकता है। ये कितना भी लेक्चर कर दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, ये इस तरीके से नहीं होगा। वी हैव टू टेक द किड्स टू द लैब, और वी हैव टू टेक द किड्स फॉर एन एक्सकर्शन, और वी हैव टू शो देम अ मूवी, और वी हैव टू डू अ रोल प्ले। देन बहुत सारा टाइम बचता है और इन डेप्थ बच्चे का नॉलेज होता है उस टॉपिक के ऊपर। नाउ द लास्ट विच आई विल टेक ब्रीफली सो दैट एवरीथिंग इज कवर्ड। हमें अपने लेसन प्लान में वैल्यू बेस्ड आउटकम्स डालना जरूरी है। जैसा कि हमने शुरू में भी कहा कि हमारे जो सीबीएसई सेक्रेटरी हैं अनुराग त्रिपाठी जी, उन्होंने बोला कि एकेडमिक एक्सेलेंस आ जाएगा अगर बच्चों में कोलैबोरेशन, क्यूरियोसिटी, कम्युनिकेशन है। सो वी हैव टू एंगेज, come up with engaging ideas to ensure value based outcomes in our lesson plans. अब क्या है, इट्स वेरी सिंपल, आप रोल प्ले ही कराइए, किसी भी टॉपिक पे कराइए, बट वी हैव टू क्रिएट रोल प्ले सिनेरियोज दैट presents ethical dilemmas और real life situation, जैसे कि जहां पे बच्चे को आप make decision based on values such as honesty, integrity और empathy। कोई भी situation है जहां पे मेरा बहुत फायदा हो रहा है but that is not correct, तो आप क्या कीजिएगा, आप सही का साथ लीजिएगा या सेल्फिश इंटरेस्ट में आप आ जाएंगे। सो इस तरीके की और यू क्रिएट अ रोल प्ले एज कैरेक्टर, जहाँ पे बच्चा बहुत प्रेशर फील कर रहा है कि चीट करना चाहिए या एग्जामिनेशन पेपर चुरा लेना चाहिए और उसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होगा, तो उससे क्या होगा, बच्चे के अंदर वैल्यूज आएंगे। लेटर राइटिंग कराइए, वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट टू अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, या फिर सर्विस लर्निंग प्रोजेक्ट्स कराइए। स्टूडेंट्स जहाँ पे ऑर्गेनाइज करें फंड रेजिंग कैंपेन फॉर लोकल चैरिटी।
तो इस तरीके की कम्युनिटी सर्विसेज जरूर होनी चाहिए. अब वैल्यू बेस्ड डिबेट्स हर स्कूल में होता है, मेक इट अ लिटिल वैल्यू बेस्ड. शुड स्कूल इम्प्लीमेंट मैंडेटरी कम्युनिटी सर्विस फॉर स्टूडेंट्स? इस तरह के डिबेट्स के टॉपिक हो सकते हैं जिसमें बच्चा वैल्यू सीखे. स्टूडेंट्स शुड स्कूल्स प्रायोरिटाइज कैरेक्टर एजुकेशन ओवर एकेडमिक अचीवमेंट? तो जब बच्चा इस तरीके की, या स्टोरी टेलिंग जहाँ पे फेबल्स, एंटीडोट्स हम लोग बताते हैं जो कन्वे करता है इंपॉर्टेंट मॉरल लेसन और डिमॉन्स्ट्रेट करता है पॉजिटिव कैरेक्टर ट्रेट्स. तो जब हम लोग बच्चों के अंदर वैल्यू डाल देते हैं तो उनकी जो होती है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है. सो दैट इज व्हाट एनईपी इज ट्राइंग टू डू कि एकेडमिक इतना इतना लर्निंग टीचिंग पेडागोजी पे जब हम फोकस करेंगे, इस तरीके से पढ़ाएंगे, लेसन प्लान को प्रिपेयर करेंगे, तो कोर कॉन्सेप्ट और एकेडमिक एक्सेलेंस तो आ ही जाएगा. बट वी हैव टू मेक श्योर दैट आवर स्टूडेंट्स आर गुड ह्यूमन बीइंग्स एज वेल. सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम मॉरल साइंस के क्लास को फ्री पीरियड ना समझें. मॉरल साइंस विल ऑलवेज रिमेन विद द स्टूडेंट्स और उसी ग्राउंड पे दे विल बिकम गुड ह्यूमन बीइंग्स जिसमें उनको रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, काइंडनेस, परसिवियरेंस जैसी चीजें उनके लाइफ लॉन्ग उनके अंदर इंजेक्ट होगी और वो उसको रिजिलियंस उनके अंदर आएगा. एंड जब इस तरीके का स्किल आएगा तो लाइफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी के लिए तैयार हो जाएंगे, विच इज द अल्टीमेट मोटिव ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. सो ये हमें वैल्यूज जरूर डालने हैं बच्चों में. And that is the end of the session. Thank you very, very much for being with me. And I would take your leave now. And we will try to enable where we can communicate in this. Thank you very, very much.